Good evening to all. This is Padma Singh and welcome back to पोल पाथ। आज हम ये पार्ट सेकंड जो है सॉल्व है, जो बीपीएससी का पेपर था 15 दिसंबर को हुआ था, उसका ये सेकंड पार्ट है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं सेकंड पार्ट इसका लेकर के आई हूँ और आज ये पेपर हम कंप्लीट कर लेंगे। गुड टू नो दैट यू गॉट हेल्प अलॉट फ्रॉम दिस वीडियोस, बिकॉज मैसेज आ रहे हैं कि मैम बहुत हेल्पफुल, जो आपकी प्रैक्टिस थी, मैराथन थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिली और लगभग पूरा पेपर ही हमारी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बना था। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे खुशी हुई कि आप लोगों की मेहनत, जो हमारे चैनल पर आकर के आपने अपना टाइम दिया, एनर्जी दी और हम पे विश्वास किया और उसका आपको फायदा मिला। तो ये जानकर सबसे ज्यादा खुशी हुई कि जो हमारी मेहनत थी और आपकी मेहनत, जो हमने प्रिपरेशन की थी, जिस लाइन और लेंथ में की थी, उसी लाइन और लेंथ में पेपर बना और आपकी बहुत बहुत हेल्प हुई। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? मेरे लिए क्या, कोई भी टीचर हो, इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि टीचर ने जिस मोटिव से पढ़ाया वो उसका मोटिव पूरा हो गया। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए जैसे अभी तक बनाए रखा। तो आज का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे और अब आप हमें जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से बना हुआ है। यदि आप न्यू हैं, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो पोल पाथ के नाम से टेलीग्राम बना है, इस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको बता दें कि आपके लिए फ्री क्लासेस, ये पूरा कोर्स जो है फ्री यहाँ पर हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस का पूरा टीजीटी पीजीटी का कोर्स फ्री दिया जा रहा है। तो आप ज्वाइन करके सारे वीडियोज अवेल कर सकते हैं। पहले से ही कुछ वीडियोज, कोर्स वीडियोज नाम के प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पे जाके सारे वीडियोज अवेल कर सकते हैं। प्लस अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्लासेस चल रही हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं। प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती रहती है। मैराथन और जैसे पेपर पास आते हैं तो मैराथन वगैरह भी यहाँ पर दिए जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे अपना क्वेश्चन आज का। हमने 111 तक कर लिया था। आज हम 112 ये नंबर देखेंगे, 112वां नंबर देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? पार्टी रहित लोकतंत्र के थे, संसद के ऊपरी सदन को समाप्त करना इसके समर्थक थे, या संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण के समर्थक थे, या फिर ये उपयुक्त में से एक से अधिक बातें चाह रहे थे जो भी ऊपर दी गई हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके समर्थक थे? तो जयप्रकाश नारायण क्या था कि जो ये थे पार्टी रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो जयप्रकाश का अगर मेन क्या फेमस किस लिए है, तो ये संपूर्ण क्रांति के लिए फेमस है। पटना के जो मैदान था, ये वहीं से गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो ठीक है, ये संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। संपूर्ण क्रांति 7 प्रकार की जो है इन्होंने क्रांति, इनको लोकनायक बोला जाता है। तो संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां इन्होंने शामिल की थी। कौन कौन सी? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्रांति जो है इन्होंने शामिल की थी। और जब पटना के मैदान में हजारों हजार लोग जो है इकट्ठे हुए थे, तो उनका नारा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। ये इनका फेमस नारा था। और जो है इंदिरा गांधी की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने के लिए ये आह्वान किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, कब बन गया? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, या फिर 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद, या फिर 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। यहाँ से 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद जो है, इसी में क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कौन थे?
जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे बंगाल के अंतिम किंतु भारत के प्रथम ये गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, इसकी जब मैंने क्लासेस दी थी तो इसमें पूरा मैंने इसकी भी ट्रिक से बताया था कि इसके बाद कौन आता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये इनको क्या है, ये भारत के प्रथम ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं को जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया गया था, इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ये सी राइट हो जाएगा। जो 1892 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ था, तो भारतीयों को क्या हुआ था, इसमें वोट देने का, बजट पर वोट देने का अधिकार मिला था। भारतीयों को बहस का अधिकार मिला था। चलो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे देख लेते हैं। जो 1892 इसमें क्या हुआ था, बजट की बात हो रही है, बजट। ठीक है, 1892 में बहस का अधिकार मिलता है। ठीक है, फिर अगर बात करें 1909 यानी कि 1909 की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, इसमें इनको जो है पूरक प्रश्न पूछने का जो है क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक है, बजट की बात हो रही है सारी ही। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें इनको मिलता है 1909 में। और अगर हम बात करें आगे मतदान का अधिकार कब मिलता है बजट पे, तो 1919 में इनको मतदान का अधिकार मिल जाता है। किसकी बात हो रही, भारतीयों की। ठीक है, तो भारतीयों को ये जो बजट से संबंधित है, ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है। 1892 में बहस का, 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का, 1919 में मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। आगे क्या है कि जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय कानून का, प्राकृतिक न्याय का, हिंदू पर्सनल लॉ का, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक न्याय का हो जाएगा। जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत किससे, प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी ने हमें स्वतंत्रता भी दी है। जेफरसन है, रूसो है, लास्की है, एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो ये भी कहने वाले कौन है, जेफरसन महोदय है, अमेरिकन राष्ट्रपति। जो ये जेफरसन थे ये तीसरे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और इन्हें जो है अमेरिकी संस्थापक पिता के रूप में देखा जाता है। जो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था वो उसके प्रमुख लेखक यही थे, जेफरसन के द्वारा ही लिखा गया था। तो घोषणा पत्र के जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था उसके लेखक ही जेफरसन महोदय थे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन्हें अमेरिकी संस्थापक पिता भी बोला जाता है। तो ये सारी बातें इनकी जो मेन है जेफरसन के बारे में। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? सदन की सदस्यता का 1/5, सदन की सदस्यता का 1/8, सदन की सदस्यता का 1/10, या एक से अधिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी सदन की सदस्यता का 1/10 कोरम होता है संसद का, और किसी भी सदन का होता है। कोरम क्या होता है, जब किसी भी सदन की बैठकें जो है स्टार्ट होने के लिए कुछ मिनिमम लोगों की, यानी कि जो मिनिमम सदस्य होते हैं, मिनिमम संख्या की जरूरत होती है, यानी कि इतनी मिनिमम संख्या होनी चाहिए, तब जो है ये बैठक, ये सदन का जो सत्र स्टार्ट हो पाएगा, शुरू हो पाएगा। तो वो 1/10 है, यानी कि जितनी सदस्य संख्या है उसका 1/10 जो है होना चाहिए। इसी को जो है कोरम बोलते हैं, सदन का कोरम बोलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय अवधारणा है क्या है? अंतरराष्ट्रीय संघर्ष है, शक्ति है, अंतरराष्ट्रीय समझ है, या उपयुक्त में से एक से अधिक फैक्टर है यहाँ पर, या फिर कोई नहीं। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, शक्ति। देखो जो हैंस जे मार्गेनथाउ हैं ये 20वीं सदी के यथार्थवादी विचारक हैं। ठीक है, 20वीं सदी के हैं ये 20वीं सदी के क्या है, यथार्थवादी विचारकों में से हैं ये। और ये अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है इसके
मुख्य ये माने जाते हैं जिन्होंने अध्ययन में इनका सर्वोपरि नाम लिया जाता है। यथार्थवादी विचारधारा में जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की यथार्थवादी विचारधारा है, इसमें ये इनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है और ये इन्होंने सत्य को सबसे ज्यादा जो है क्या किया है कि महत्व दिया है। ये मानते हैं कि राष्ट्र राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मुख्य अभिनेता हैं। राष्ट्र राज्य जो आज के राष्ट्र राज्य हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये मुख्य अभिनेता हैं और इस क्षेत्र की मुख्य चिंता क्या है? शक्ति का अध्ययन है, यानी कि सभी राष्ट्र जो हैं क्या है शक्ति के लिए संघर्ष ही ये जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। शक्ति के लिए संघर्ष ही क्या है राजनीति है इनके अकॉर्डिंग, और ये शक्ति को सबसे ज्यादा क्या महत्व देते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इनकी जो फेमस बुक है, वैसे तो कई सारे बुक्स हैं लेकिन एक जो फेमस बुक है और हमेशा पूछी जाती है तो पॉलिटिक्स एमंग नेशन, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ये जो है इनकी फेमस पुस्तक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? सिस्टम सिद्धांत है, खेल सिद्धांत है, निर्णय लेने के सिद्धांत है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा, खेल सिद्धांत। देखो खेल सिद्धांत है क्या? जो खेल सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक खेल माना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम खेल सिद्धांत पड़ा है। जिससे और इस जो खेल सिद्धांत में क्या होता है कि प्रत्येक पक्ष विरोधी पक्ष की चाल को समझते हुए अपने लिए मौजूद विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेता है। यानी कि जो सामने वाला पक्ष है, एक देश है, दूसरे देश की जो उसके सामने देश है, उस देश की चाल को समझते हुए और जो उसके सामने विकल्प मौजूद होते हैं, सारे विकल्पों के बारे में वो जो क्या करता है, चिंतन करता है और उनको देखता है, निरीक्षण करता है विकल्पों का, और जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उस विकल्प का चयन कर लेता है। तो यही जो है एक छोटे मोटे तौर में समझा जाए तो खेल सिद्धांत यही है। और इसका जो है विकास पहले होता रहा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में चीजें होती नहीं थी, बट अगर देखा जाए कि जो गेम थ्योरी मूल रूप से अस्तित्व में कब आई, तो जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मार्क्सटन की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, कौन सी है बुक इनकी? थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर, ये बुक है किसकी है? जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन, और दूसरे कौन से थे यहाँ? ऑस्कर मार्क्सटन, ऑस्कर मार्क्सटन, ये दोनों की बुक कौन सी आती है? ये इनकी बुक है। और कब आती है ये? 1944 में आती है। इसी के बाद जो है ये ज्यादा फेमस होता है और 1950 के दशक में इस पर कई विद्वानों ने काम किया। तो खेल सिद्धांत की ये जो बहुत मोटी मोटी बातें हैं यही हैं, और आपका जो है इतने से ही आपका क्वेश्चन बनता है। देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? उदारवाद को कहा जाता है, आदर्शवाद को कहा जाता है, यथार्थवाद को कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है? देखो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत की यदि बात करें तो ये हो जाएगा यथार्थवाद। जो कौटिल्य हो गए और ये सब पुराने जितने भी विचारक हैं ये क्या बात करते हैं? यथार्थवाद की बात करते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये हमारा सबसे पुराना जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ये सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट देखेंगे 120 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MAD शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मेन अगेंस्ट डूम,
या मेडली अटैक टू डिस्ट्रॉय उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो जो MAD शब्द है ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इसका जो है संक्षिप्त क्या है कि नाम है ये। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? ऐसा किसने कहा था? FM मार्क्स ने कहा था, या फिर हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था, या रामसे मुइर ने कहा, या एक से अधिक ने कहा है, या फिर किसी ने भी नहीं कहा है। तो ये कहा गया किसके द्वारा? ये जो हर्बर्ट मॉरिसन है इनके द्वारा कहा गया, और ये इंपॉर्टेंट है कथन जो है, नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, मॉरिसन के द्वारा कहा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जहां पर आपके सारे जो स्टेटमेंट हैं वो नोट डाउन कर रहे हैं वहां पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आगे देखेंगे, उत्तर दक्षिण विवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी कि उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? चर्चिल रिपोर्ट के, या मार्शल रिपोर्ट, या ब्रांट रिपोर्ट? उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये ब्रांट रिपोर्ट के द्वारा जो है क्या हुआ था कि लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखो ये उत्तर दक्षिण विभाजन है क्या? तो ये उत्तर दक्षिण विभाजन से मतलब होता है कि जो विश्व के देश हैं इस सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से इनमें जो है बहुत बड़ा अंतर, इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। जो अगर नॉर्मली देखें तो जो उत्तर है, उत्तर के अंतर्गत यानी कि उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर के अंतर्गत कौन कौन? ये सारे विकसित देश आ जाते हैं जिसके अंदर USA, कनाडा, यूरोप और ये जो एशिया के विकसित देश हैं ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये उत्तर के अंतर्गत आ जाते हैं। और जितना जो बचा हुआ पार्ट होता है विश्व का वो दक्षिण कहलाता है। तो देखो एशिया के कौन कौन से विकसित देश हैं? जापान हो गया, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो है सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो USA, कनाडा, यूरोप, एशिया के जो विकसित देश हो जाते हैं और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये सब आ जाते हैं। तो जो एशिया के विकसित देश हैं उसमें जापान, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान ये सभी आ जाते हैं। और जितना भी बचा हुआ भाग होता है वो क्या है? दक्षिण कहलाता है। तो उत्तर में आपने देख लिया जो मोस्टली विकसित देश हैं, अगर हम मोटा मोटा समझे तो जो विकसित देश हैं ये जो है उत्तर में आ जाते हैं। और दक्षिण में कौन आ जाता है? दक्षिण में जो अभी विकासशील देश हैं या फिर लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आते हैं, यानी कि जो जिनका विकास बहुत कम हुआ या जो विकास कर रहे हैं वो उसमें दक्षिण में आ जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में यही अंतर है, मेन जो है विकास का अंतर है। और ये क्या इनके बीच में जो उत्तर और दक्षिण है, तो उत्तर में क्या विकसित है और दक्षिण में हम विकासशील रख लेते हैं, विकासशील देश आ जाते हैं। और इनके बीच में एक ये उत्तर दक्षिण विवाद भी चलता रहता है। तो जो विकसित देश है और जो विकासशील देश हैं जो कि दक्षिण में आते हैं, इनके बीच जो नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अन्य जो मुद्दे हैं इनको लेकर के जो वार्तालाप होती है तो उसी को कहते हैं उत्तर दक्षिण विवाद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ब्रांट रिपोर्ट सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे, वैचारिक कारण से, सांस्कृतिक कारण से, आर्थिक कारण से, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो सभ्यताओं का संघर्ष है ये जो है किस पर आधारित है कि जो 21वीं सदी में संघर्ष होंगे वो किस पे? सांस्कृतिक कारण से होंगे सारे संघर्ष। और ये विचार किससे संबंधित है? तो सभ्यताओं का संघर्ष, तो हंटिंगटन, ये अमेरिकी विचारक है सैमुअल हंटिंगटन, इनसे संबंधित है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हंटिंगटन। ठीक है, सैमुअल हंटिंगटन कहाँ के हैं? ये अमेरिकी विचारक हैं, इनसे संबंधित है। और ये इसको हिंदी में या तो सभ्यताओं का संघर्ष या फिर इंग्लिश में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है। क्या है कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में,
अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है, कहां पर है? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता में, या फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता में, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता में। बात किसकी हो रही है? अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? यहाँ की जो अल्पसंख्यक के अधिकार हैं उनका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है उनमें इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 25वां नंबर क्या कह रहा है? बहुसंस्कृतिवाद पर यह क्वेश्चन है आपका 125वां। क्या कह रहा है कि बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? जातीय समूह, भाषाई समूह, सांस्कृतिक समूह, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो बहुसंस्कृतिवाद है ये कई सारे, जैसे कि इसमें सांस्कृतिक समूह भी आ जाएगा, जातीय समूह, ये सभी आ जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखो बहुसंस्कृतवाद है क्या? तो जो बहुसंस्कृतवाद है ये बहुजातीय संस्कृत को स्वीकार करता है या बहुजातीय संस्कृत को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर एक जगह पर कई सारे संस्कृति के लोग रह रहे हैं, किसी भी कारण से रह रहे हो, कई सांस्कृतिक समुदाय जो है एक जगह रह रहे हैं, तो वो जो बहुसंस्कृतवाद है ये क्या कहता है कि उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि सभी की संस्कृत को बढ़ावा मिलना चाहिए, सभी की संस्कृत को वहां पर अस्तित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक संस्कृत का डोमिनेंस जो है सब पे लाद दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सलाद कटोरा, ठीक है, एक बहुत सलाद कटोरा और एक मेल्टिंग बाउल, एक सलाद बाउल और दूसरा क्या है? मेल्टिंग बाउल, ये दो करके थ्योरी हैं। इसमें क्या होता है कि ये लोग मानते हैं कि जितने भी लोग इकट्ठा एक जगह होते हैं उनकी पूरा संस्कृति क्या होती? एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि वो एक संस्कृति में सभी लोग ढल जाएं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। जबकि जो सलाद कटोरा यानी जो सैलेड बाउल होता है, सैलेड बाउल के जो विचारक होते हैं इस सैलेड बाउल को मानने वाले, ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार सैलेड जो है क्या करती है कि मिक्स होकर के और अपना अलग अलग स्वाद देती है, टेस्ट देती है, और वो आकर के मिक्स नहीं होती बल्कि एक साथ रहते हुए अपनी क्वालिटी, अपनी जो स्पेसिफिक उसकी जो गुण होते हैं उनको लिए हुए होती है और एक साथ रहते भी हैं। तो ये सैलेड कटोरा मानते हैं। दो यहाँ पर मेन चलते हैं कि एक मानता है कि सब कुछ एक ही संस्कृत जो है, एक संस्कृत जो मेन संस्कृत है उसी में सब लोग घुल मिल जाएं, और बहुत सारी संस्कृत से क्या होता है वहां पर बहुत सारे विवाद होंगे। जबकि दूसरा मानता है कि नहीं, जिस प्रकार सलाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, सब्जियां होती, वेजिटेबल होती हैं, टमाटर हुआ, गाजर हुआ और चुकंदर हो गया, सब कुछ हो गया है, और वो अलग अलग दिखते हैं, अपने गुणों को लिए हुए एक साथ एक कटोरे में रहते हैं। तो ऐसा ये इनका मानना है। तो मेनली बहुसंस्कृतवाद यही चाहता है कि ठीक है, सभी संस्कृति हैं, जितनी भी संस्कृति हैं उन सभी को क्या हुआ? बढ़ावा मिलना चाहिए, किसी एक संस्कृत को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? संपत्ति का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई सही, क्योंकि यहाँ पर जो है 126 का क्या है कि यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन सा जो है अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा, कौन सा होगा? 20 एंड 21, ये जो दो अधिकार हैं आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं, बाकी ये सभी निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संपत्ति का अधिकार 300A के तहत अब आपका विधिक अधिकार बन चुका है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
19(1) में दिया गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, ठीक है। और कानून के समक्ष समता का अधिकार 14 में दिया गया है। तो ये सभी जो है निलंबित हो सकते हैं, बट आपातकाल के दौरान 20-21 निलंबित नहीं होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस विद्वान की स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया? मायरन मेनन ने, या अचिन विनायक ने, या फिर रजनी कोठारी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें हो जाएंगे आपके जो रजनी कोठारी महोदय हैं ये हो जाएंगे। और ये क्या रजनी कोठारी कौन थे? भारतीय प्रमुख राजनीति शास्त्री थे, ठीक है। भारत के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों में से ये एक थे। और इनकी जो पुस्तक होती है, पहली पुस्तक, वो पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये इनकी जो है पहली पुस्तक होती है। और ये इन्होंने जो एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली यानी कि कांग्रेस को बताया था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो शुरुआती साल थे वो कैसा था कि पार्टियां तो वहां पर बहुत थी, लेकिन जो कुछ भी थी वहां कांग्रेस ही थी। तो एक पार्टी प्रभुत्व तभी आती है प्रणाली कि पार्टियां बहुत सारी हो, लेकिन और सारी पार्टियां एग्जिस्ट ही ना करती हो, और एक ही पार्टी का प्रभुत्व जो है सत्ता पर बना रहता है। तो एक पार्टी प्रभुत्व वाली प्रणाली किसको? कांग्रेस को बोला था रजनी कोठारी जी ने। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 128। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत को नरम राज्य के रूप में किसने चित्रित किया है जो अपनी कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? किसने ऐसा जो है बोला है? तो यहाँ पर है ऑप्शन में आपके पास गुन्नार मिर्डल हैं, और कौन है? ये एडवर्ड सईद हैं, एजी फ्रैंक हैं, एक से अधिक ऑप्शन भी है आपके पास, और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो ये गुन्नार मिर्डल हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो समेकित निधि शुल्क, वित्त विधेयक, मांगों पर मतदान, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो मांगों पर मतदान के संदर्भ में ये किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है गिलोटिन का ये क्या है, गिलोटिन है क्या, इसको समझते हैं। तो अगर विधायी बोलचाल में देखें तो गिलोटिन का अर्थ क्या है कि एक साथ समूह बनाना और वित्तीय विधेयक को पारित करना, वित्तीय विधेयक को जो पारित करने में तेजी लाना। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में काफी ये सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि इस होता क्या है कि ये जितनी भी मांगे होती हैं उन पर विचार विमर्श होता है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए गिलोटिन प्रोसेस लागू कर दिया जाता है। और एक बार जब गिलोटिन लागू हो जाता है तो जो अनुदान की शेष मांगों को बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है, यानी कि उन पर जो है चर्चा नहीं होती है, और जो है उनको मतदान के लिए रख दिया जाता है कि मतदान कर दिया जाए। तो ये मांगों पर मतदान से संबंधित है। गिलोटिन क्या है? मांगों पर मतदान से संबंधित है, और समय को बचाने के लिए, यानी कि समय के अंतर्गत ही बजट जो है पारित हो जाए, टाइम से बजट पारित हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो है चर्चा से बचा जाता है और मांगों पर मतदान सीधा ले लिया जाता है। चाहे चर्चा हुई हो उस सब्जेक्ट पर, जो मांगे हैं उन पर चर्चा चाहे हुई हो और चाहे ना हुई हो, लेकिन एक बार अगर गिलोटिन लागू हो गया, किसके द्वारा लागू होता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगर गिलोटिन लागू हो गया तो सीधे उस पर मतदान होता है। मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए कि गिलोटिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है, और एक बार अगर लागू हो गया तो सीधा उसमें चर्चा हुई हो और चाहे ना हुई हो, सीधा उसमें क्या है? मतदान हो जाता है। तो मतदान से पहले नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी जो है सांसद बैठ के चर्चा करते हैं, उनके बीच में चर्चा होती है, और उसके बाद जो है उस पर मतदान होता है। तो इसमें यह गिलोटिन का मतलब है कि जो बजट पारित करने की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना। तेजी कैसे आएगी भाई? चर्चा हो चाहे ना हो, मतदान कर दो। तो ये हो गया मतदान, मांगों पर मतदान, इससे संबंधित है ये। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये जो है लागू होता है। किसके द्वारा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, उसके द्वारा जो है ये लागू किया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? मिशेल का है, शुम्पीटर का है, या फिर आगे क्या है, डुवर्जर है आपके, इनका है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, शुम्पीटर। शुम्पीटर ऐसा इनके द्वारा ही माना जाता है कि चुनावी प्रणाली क्या है, पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, और ये आ गया आपका पिट्स इंडिया से अधिनियम से संबंधित है। क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये ऑप्शन में है 1773, 1784 या 1832। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट होगा, 1784। इसी में जो है पिट्स इंडिया अधिनियम आता है, और इसमें जो है क्या होता है, एक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में क्या है, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना होती है, और कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, कौन किसमें, एक व्यापारिक कार्य में, जो कंपनी होती है इसके कार्यों का विभाजन किया जाता है व्यापारिक कार्यों में, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा किसमें, जो विधायी कार्य होते हैं, इन दो में इनका जो है विभाजन हो जाता है। दो कार्यों में दो तरह कार्य कर दिए जाते हैं। तो ये जो विधायी व्यापारिक कार्य होते हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में रहते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में रहते हैं, जबकि जो ये विधायी कार्य होते हैं, ये किसके, जो नियंत्रक मंडल के अंदर, यानी कि जो ये बात हो रही है यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसके अंदर में रहते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, क्या होता है, 6 सदस्यीय टीम होती है। यहाँ पर 6 सदस्य इस जो है इस बोर्ड में होते हैं। आगे के चल के ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ये अगेन जो है डिवाइड हो जाता है दो भागों में। कब होता है, ये होता है 1853 में, अगेन डिवाइड हो जाता है। और यहाँ प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य, ठीक है, प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य, इन अगेन जो है इन दो कार्यों में डिवाइड हो जाता है। तो ठीक है, जो थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछ लिया है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये थोड़ा डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछा है पिट्स इंडिया। और इसमें एक चीज और होती है, कर्मचारियों के उपहार लेने पर रोक लग जाती है। इसी में पिट्स इंडिया में क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं कंपनी के, इनको उपहार लेने में रोक लग जाती है, क्योंकि उपहार ले लेकर एक प्रकार से घूस का काम कर रहे थे, कि उपहार ले लेते थे और लोगों को उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग सुविधाएं दे रहे थे, और साथ में ये धनवान भी होते जा रहे थे। तो ये उपहार लेने पर रोक लगी थी, और साथ में ये क्या है, ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 6 सदस्यीय बोर्ड था, ये 6 सदस्यीय बोर्ड था। इसमें कितने थे, तो इसमें 6 सदस्य थे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान का समझौता तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। जिन्ना के 14 अंक में, पूना समझौता में, नेहरू रिपोर्ट में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा पहले प्रभावी प्रयास को नेहरू रिपोर्ट में किया जाता, क्योंकि इसमें जो है संविधान बनाने के लिए इनको चुनौती दी गई थी। ठीक है, ब्रिटानी सरकार जो थी उसके द्वारा, कि ठीक है आप अपने क्या है, जो स्वायत्त सरकार प्रांतों में मांग कर रहे थे, सुशासन की मांग कर रहे थे, बोले कि सुशासन बाद में करना, पहले अपने लिए एक संविधान, कुछ रूल नियम कानून बना करके दिखाओ, तुम वो बना ही नहीं सकते, अयोग्य हो। तब जो है ये नेहरू की सचिव अध्यक्षता में ये कुछ यहाँ पर संविधान तैयार किया जाता है। तो पहला प्रभावी प्रयास यही जो था, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इससे आपके देखिए नेहरू रिपोर्ट से 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, एक सीधा सीधा पूछा गया था और एक ये भी पूछा गया है। तो नेहरू रिपोर्ट से यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हुए, और जो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, वहां से भी 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो एक एक पॉइंट से भी, एक एक टॉपिक से भी क्या है, 2-2 क्वेश्चन बने हैं आपके।
अगर अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? 1833 का अधिनियम, या 1813, या फिर 1861 का अधिनियम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर क्या कह रहा है कि कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर ई क्या कह रहा है कि कोई नहीं। तो ये क्या था, जो ये अधिनियम कौन सा था, वही था 1833 का अधिनियम। तो देख लीजिए ये जो है कितना ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं 1833 से। ठीक है, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, अंतिम बंगाल के थे, और पहले जो है मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए थे। और पहली बार जो है शासन का केंद्रीकरण किया गया था। इसमें बंबई और मद्रास क्या कर सकती थी, विधि नहीं बना सकती थी। बंबई और मद्रास ये प्रेसिडेंसी ये विधि नहीं बना सकती थी। कौन बनाएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, ये विधि इन सभी के लिए, सभी प्रेसिडेंसियों के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, बना था उस समय, वो बनाने लगा था। ठीक है, और जो नियंत्रक मंडल कानून को मना कर सकता था या दूसरा कानून बना सकता था। तो नियंत्रक मंडल कहाँ था, ये नियंत्रक मंडल वही था, इंग्लैंड में था। ठीक है, तो नियंत्रक मंडल इस कानून को मना कर सकता था या फिर दूसरा कानून बना सकता था। लेकिन फाइनली भारत में क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको सभी विधियों को, सभी प्रेसिडेंसियों के लिए विधि बनाने का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। और क्या कहा, शासन का केंद्रीकरण। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि केंद्रीकरण किसमें किया गया, तो पहली बार केंद्रीकरण शासन का इसी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपका जो है ये 1813 है ना, 1813, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है, यहाँ देखते हैं कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ चाय पत्ती, ठीक है, जो चाय पत्ती का व्यापार था चीन के साथ, सिवाय चीन के साथ और व्यापार को छोड़ दिया गया था, और भारतीय चाय पत्ती का व्यापार पर इनका एकाधिकार छोड़ करके बाकी क्या कर दिया था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था किसके, 1813 के अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। पहले इसी कंपनी का जो है एकाधिकार था व्यापार पर यहाँ भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कह रहे हैं कि साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी। साइमन कमीशन एक परिसंघ की, एक फेडरेशन की, एकात्मक प्रणाली की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो साइमन कमीशन ने किसकी जो है यहाँ पर परिकल्पना की थी, तो इन्होंने की थी फेडरेशन की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक फेडरेशन की परिकल्पना की थी किसने, साइमन कमीशन ने। और साइमन कमीशन भारत आता कब है, ये 1928 को जो है भारत पहुंचता है। और ये ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें क्या थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 कितने मेंबर थे, 7 मेंबर, 7 सदस्य थे। और इसका जो है चेयरमैन कौन था, जॉन साइमन थे। तो इन्हीं के नाम पर ये साइमन कमीशन पड़ गया। सर जॉन साइमन जो है इसके चेयरमैन थे। तो इन्हीं के चेयरमैनशिप में ये 7 ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स यहाँ पर कब पहुंचता है, ये 1928 को पहुंचता है भारत में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 135th क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके वायसराय काल के दौरान दमनकारी अधिनियम, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मार्ले, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो ये दमनकारी अधिनियम जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, लिटन, जो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन ये थे जो इनके कार्यकाल में बनाया था, जब ये वायसराय रहे थे भारत के। तो ये कैसे थे, साम्राज्यवादी सोच के थे। और इन्होंने जो है
इनको ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रक्रियावादी गवर्नर जनरल माना गया था। जो इनका उद्देश्य था लिटन का, ये था कि जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना उठ रही है या फिर जो भी राष्ट्रवाद की भावना है, इसका पूरी तरह से दमन कर दिया जाए। तो इसीलिए जो है दमनकारी अधिनियम बनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के दौरान, जब कार्यकाल के दौरान ये बना था। चलिए आगे देखेंगे हम। इनमें से कौन 1920 के स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? के हनुमंतैया या लाला लाजपत राय, वीपी वाडिया, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर इसमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो है आपके ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन जो है 136 का बी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय यही थे। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश है। यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए, संघर्ष से बचने के लिए दूसरों के हितों को जानना, सहयोग और समायोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। देखो यहां पर जो है ना, मैं अपना अगर विचार रखूं, ये आयोग बता रहा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, लेकिन यहां पूछ रहा है मुख्य संदेश है। तो मुख्य संदेश जो यथार्थवादी सिद्धांत है, मेरे अकॉर्डिंग मुख्य संदेश उसका क्या है कि किसी राष्ट्र, यानी कि जो राष्ट्र है उसकी बात हो रही है, तो संबंधित राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए, यानी कि जो राज्य है ऐसी नीति को अपनाए, जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, ऐसी नीति को अपनाए जिससे उनकी जो है अपनी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाई जा सके। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है ए सही होना चाहिए, लेकिन ठीक है आयोग ने डी बताया है, एक से अधिक। देखो सहयोग और समायोजन क्या है? ये आदर्शवादी जो सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जो आदर्शवादी सिद्धांत है, ये सहयोग और समायोजन आदर्शवादी सिद्धांत की विशेषता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी है और उसमें भी पूछ रहा है मुख्य संदेश, तो मुख्य संदेश यही है कि उस नीति को अपनाओ जिससे अपने राष्ट्र की हित हो, जिससे अपने जो है राष्ट्र की शक्ति बढ़े। ये इसका मुख्य संदेश है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए देखेंगे। तो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा, पहला ये आंसर है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आयोग के द्वारा दिया गया। चलिए अब आगे देखेंगे हम। 138 निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? तो किसका है? भारत का है, यूएसए का है, ऑस्ट्रेलिया का है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है? तो पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? यानी कि जो दूसरा सदन, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, तो अपने यहाँ राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर क्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है नेता पहुंचते हैं, प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो कहीं से जो छोटे राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहां से एक एक भी आते हैं, यूपी में चले जाओ वहां से सबसे ज्यादा आते हैं। तो इस समान नहीं है, अनइक्वल है। लेकिन पूछ रहा है कि दूसरे सदन, यानी कि जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे ही वहां पर, तो भारत में तो है नहीं, यूएसए में है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। इन दोनों में क्या है कि समान प्रतिनिधित्व दिया गया है दूसरे सदन में, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूएसए में भी और स्विट्जरलैंड में भी दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल आपके पास 2 हैं, तो आप जो है 2 ले लेंगे और एक से अधिक कर देंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 138 का ऑप्शन डी, एक से अधिक, राइट हो जाएगा। देखेंगे 139 क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? संसदीय सर्वोच्चता की बात हो रही है। भारत, यहाँ तो क्या है, ये संविधान की सर्वोच्चता है। कनाडा, यूके, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखो ये यूके की विशेषता है, संसदीय सर्वोच्चता यूके की ही विशेषता है।
आप सभी को पता है। चलिए आगे देखेंगे। संसद यहाँ सर्वोच्च है और यहाँ की संसद जो है दुनिया की सबसे पावरफुल संसद है। कहा जाता है कि जो यूके की संसद है वो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल नहीं बना सकती है, बाकी सब कर सकती है, ऐसा कहावत है इसकी पावर को देखते हुए। आगे देखेंगे 140 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित हैं लेकिन वे असीमित नहीं हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछ रहा है नहीं। तो राज्यों की शक्तियां अपरिभाषित हैं, क्योंकि अमेरिका का संविधान बहुत बड़ा नहीं है, छोटा संविधान है। केंद्र के बारे में सारी बातें दी गई हैं, लेकिन असीमित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं, बिल्कुल राइट है, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है कहाँ। प्रतिनिधि सभा में, सीनेट में, सुप्रीम कोर्ट में, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसको भेजा जाता है कहाँ, ये प्रतिनिधि सभा जो होती है यहाँ भेज दिया जाता है। यदि अगर बहुमत नहीं मिला, किसी को भी बहुमत नहीं मिला, अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है, तो प्रतिनिधि सभा में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी एक प्रोसेस होता है। देखो इसमें होता क्या है, प्रतिनिधि सभा जब किसी को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है, जो प्रथम 3 जो वरीयता पर, यानी कि सबसे ज्यादा जिनको बहुमत मिला, वोट मिले हैं, तो प्रथम उनमें से प्रथम 3 ऊपर से 3 उम्मीदवारों को लेती है। और उनमें से कोई जरूरी नहीं कि 3 में से किसी को भी, मतलब जिसको सबसे ज्यादा मिले हैं उसको वो चुनेगी, नहीं, जिसका मन करेगा उसका। तो आपस में सलाह करके, और तो प्रथम 3 में से किसी एक को वो क्या कर देगी, राष्ट्रपति बना देगी, ठीक है। कि प्रथम 3 में से किसी एक को राष्ट्रपति बना देगी। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए आपका राइट हो रहा, और ये इसका प्रोसेस है। प्रोसेस भी पूछता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसा ही होता जब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि अपेक्षित बहुमत उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है, तो प्रथम 2 उसमें क्या होता है, उसका प्रोसेस होता है कि प्रथम 2 उम्मीदवार को लेकर के सीनेट इसमें अपना रोल प्ले करती है, किसी एक को जो है उपराष्ट्रपति चुन देती है। तो प्रतिनिधि सभा क्या करती, राष्ट्रपति को चुनती है, और सीनेट उपराष्ट्रपति को चुनती है यदि अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो, ठीक है। आगे यहाँ पर 141 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 142। क्या कह रहा है कि जर्मन चांसलर चुना जाता है किसके द्वारा, सीधे लोगों के द्वारा, बुंडेसराट यानी कि जो उसका उच्च सदन है जर्मनी का, उसके द्वारा, या बुंडेस्टाग या जो प्रतिनिधि सभा है उसके द्वारा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कह रहा है कि कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको देखना है, जर्मन चांसलर किसके द्वारा जो है चुना जाता है, तो ये चुना जाता है ये बुंडेस्टाग जो प्रतिनिधि सभा द्वारा, इसके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में आपको देखना है। यूके में एकात्मक संघात्मक संविधान है, यूके में एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। यूके में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो देखो जो न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है ये यूके में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और संविधान के बारे में कौन सा सही पूछना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों होगा, क्योंकि ये भी सही है। ब्रिटेन में संसद क्या है, संप्रभु है, और यूके में एकात्मक संविधान है, तो दोनों ही सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे 144, क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है। पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, सत्य, अहिंसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर सत्य भी आवश्यक है, अहिंसा भी आवश्यक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
145, क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? 73rd संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? 73rd संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या है? पंचायतें बनाई गई थी, पंचायतें। और 74th के द्वारा क्या हुआ था? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिकाएं का प्रावधान किया गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्वैच्छिक है, ऑप्शनल कौन सा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं? नहीं, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, इसका भी उल्लेख है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, तो यही आपका ऑप्शनल है, क्योंकि जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण है ये क्या है? इसका प्रावधान जो है संविधान में नहीं किया गया है। इसको क्या है? राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्गों को दे सकता है। और संविधान में किसके लिए क्या है? एससी एंड एसटी। ये आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एससी एंड एसटी को जो है क्या किया गया? आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और 1/3% क्या है? आरक्षण महिलाओं के लिए भी किया गया है। लेकिन जो पिछड़े वर्ग हैं इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इनके बारे में कहा राज्य चाहे तो दे सकता है, राज्य यदि चाहे, जरूरत समझता है तो आरक्षण उनके लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ऑप्शनल है, यानी स्वैच्छिक है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, मैक्स वेबर हैं, एल. उर्विक हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं, या फिर कोई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 146 पर आ जाइए और बताइए। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्स वेबर। ठीक है, इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता का इन्होंने बात किया था। और इन्होंने जो 3 प्रकार की सत्ता का जिक्र किया है तो कौन कौन सी है? पारंपरिक है, करिश्माई है और कानूनी या तर्कसंगत आप कह सकते हैं उसको। तो कौन कौन सी है? पारंपरिक है, पारंपरिक, और दूसरी ये करिश्माई है, करिश्माई, और तीसरी क्या है? कानूनी तर्कसंगत है, कानूनी विधिक तर्कसंगत। ये है 3 प्रकार की सत्ता का इन्होंने उल्लेख किया था। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत। इसको आवश्यकता पद सोपान भी बोलते हैं, का प्रतिपादन किसने किया? जिसमें कहा गया कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं के से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। हर्जबर्ग ने बोला है, मैकग्रेगर ने, मैस्लो ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर किसी ने भी नहीं ऐसा बोला है। तो ऐसा बोलने वाले जो है मैस्लो हैं। मैस्लो ने आवश्यकता पद जो है सिद्धांत दिया था, और इसमें इन्होंने कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है। और बोला है कि जब सबसे निचले स्तर की जो आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी उसके बाद ही उसके ऊपर वाले लेवल की आवश्यकता की जो है आवश्यकता की पूर्ति होगी। और जब वो पूरी होगी तभी, यानी कि जो आवश्यकता पद सोपान है, यानी कि पद सोपान इसीलिए इन्होंने दिया है कि सबसे निचले जो नीचे वाली जब पूरी होती जाएंगी तभी ऊपर वाली का नंबर आएगा। यानी कि ये एक सीक्वेंस में पूरी होंगी, निचले से ऊपरी स्तर की ओर। 5 प्रकार की कौन कौन सी दी थी? तो सबसे पहले इन्होंने दिया था भौतिक आवश्यकताएं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान और ये जो है मनुष्य की शारीरिक जरूरतें, यानी कि सेक्स वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरी थी इनके सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जब ये आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आ जाती हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है? सामाजिक आवश्यकताएं आ जाती है कि समाज में उसकी अपनी प्रतिष्ठा वगैरह की चिंता होने लगती है। ठीक है, तो सामाजिक आवश्यकताएं आ जाती हैं। फिर आता है इनका महत्वाकांक्षी आवश्यकताएं, यानी कि इसमें जो है आत्मसम्मान की बातें आने लग जाती हैं। और चौथा होता आत्मचिंतन की आवश्यकताएं, तो उसमें जो है क्या उसने जिंदगी भर किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया, ठीक किया, नहीं किया, वो मतलब अपने पूरे जीवन भर के जो कार्यों का वो चिंतन करता है। तो आत्मचिंतन की आवश्यकताएं, 5वां ये आता है। तो अगर निचले स्तर की आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी ऊपर की आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, बिना निचले स्तर की पूरी हुए नहीं आएंगी। ऐसा जो है मैस्लो बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर 147 था और आ जाते हैं 48 पे। 148 जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है, निम्नलिखित में से उसके किस कार्य के कारण?
संचार की एक प्रणाली स्थापित करना, प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना, उद्देश्यों को तैयार करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना। चेस्टर बर्नॉट के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी संगठन में कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है, जो कि आज भी है, बल्कि आज जो है इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग जो किस कार्य के कारण जो है इसका इतना महत्व होता है, तो प्रयासों के अधिग्रहण को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन यहाँ पर गिवन ऑप्शन में ये आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है? क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऐसा कहने वाले कौन हैं? तो यहाँ पर जे.एम. पिफनर हैं, एल.डी. वाइट हैं, पॉल एच. एपलबी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऐसा कहने वाले ये एपलबी महोदय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इन्होंने ही कहा है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको कहीं पर आप जो है नोट कर लीजिए एक जगह। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है कि पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यह प्राधिकार के प्रत्यायोजन की सुविधा प्रदान करता है, यह समन्वय में मदद करता है, यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो यह क्या करता है कि श्रेष्ठ और अधीनस्थ संबंध को रोकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ और अधीनस्थ संबंध यहाँ पर बनते हैं, पद जो पदानुक्रम सिद्धांत है इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? यही जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। तो ये 150 नंबर तक जो क्वेश्चन थे आपके आज कंप्लीट हो गया है, और ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया है, ताकि ये क्वेश्चन क्यों सही हो रहे हैं, कैसे सही हो रहे हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो दे चुके हैं, लेकिन जो अपकमिंग एग्जाम है वो उनके लिए ये पूरा ही टेस्ट पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, वो नोट डाउन करके उनको अपना जो है नोट्स का पार्ट बनाइए। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को मेरा ये प्रयास थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि चैनल पर अभी जो है आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर विजिट कर रहे हैं कंटिन्यूसली पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोज यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट निकलती हैं, और आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एक भी वीडियो हमारा जो है स्किप नहीं होगा, आपसे छूटेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।